नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे चंदे पर चिकल्लस। मध्य प्रदेश में बीजेपी आजीवन सहयोग निधि से 150 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। इसमें छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता तक से आजीवन सहयोग निधि ली जाएगी ताकि भविष्य में पार्टी चलाने के लिए बड़ी रकम की एफडी की जा सके। तो बीजेपी का ये अंदरूनी मसला है, लेकिन इस पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सत्ता का दबाव डालकर चंदा जुटाती है और नाम उसे निधि संग्रह का दे रही है। हम चंदे पर हो रही इसी चिकल्लस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बीजेपी इस साल 150 करोड़ रुपए चंदे के जरिए जुटाएगी। चंदा जुटाने की मुहिम 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि से शुरू होगी। निधि समर्पण के लिए बीजेपी प्रदेश के सभी जिलों में अभियान चलाएगी। पहले सहयोग निधि में 1000 रुपए से कम की राशि नहीं ली जाती थी, लेकिन बूथ विस्तारक अभियान के जरिए हर बूथ तक पहुंचने के बाद हर छोटे बड़े कार्यकर्ताओं को इससे जोड़ा जाएगा। 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक का चंदा बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं से लेने जा रही है। हम सब कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं और उसमें हमने ये निश्चित किया है कि हम हमारे कार्यकर्ता, हमारे समर्थकों से आर्थिक सहयोग लेते हुए हमारे आगे के कार्यक्रमों का निष्पादन करेंगे। समर्पण निधि का कार्यक्रम हमारा देश की राजनीति में सुचिता और ताकत के साथ आगे आए, इसी का प्रयास है। लगभग हर राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से धन संग्रह करता है और उसी से पार्टी के कार्यक्रम चलते हैं। प्रत्याशियों की आर्थिक मदद भी पार्टियां इसी फंड से करती हैं। लेकिन बीजेपी के इस अभियान पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी चंदे पर धंधा कर रही है। आज जब कोरोना से सभी की आर्थिक हालत खराब है, बीजेपी अपना चंदे का खेल खेल रही है। कांग्रेस ने बीजेपी से पिछले चंदे से इकट्ठा हुई राशि का हिसाब मांगा है। कांग्रेस इसे काले धन से भी जोड़ रही है। नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री जी हैं, काले धन की बात को आगे लाकर सरकार में काबिज हुए थे। 5 रोज पहले भी उन्होंने कहा है काले धन को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर कि देश की जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करने में मेरी मदद करे। अब वही पार्टी 7 दिन पहले हमने पढ़ा है कि देश की सबसे बड़ी आर्थिक तौर पर समृद्ध पार्टी है, तो वो पैसा काला धन ही है, व्हाइट मनी तो किसी ने दी नहीं होगी। तो जब जिस सरकार की बुनियाद काले धन पर टिकी हुई हो और वो अब समर्पण निधि के नाम पे फिर 150 करोड़ इकट्ठा करने की बात कर रही हो, तो वो सत्ता के दंभ पर की जाने वाली एक आर्थिक डकैती है हमारी निगाह में। मध्य प्रदेश ही नहीं, देश की सियासत में राजनीतिक चंदे पर आरोप प्रत्यारोप नए नहीं है। जो भी पार्टी सत्ता में रहती है, उस पर सरकारी मशीनरी की मदद और कॉरपोरेट जगत से चंदा वसूली और बाद में उसे कार्यकर्ताओं के नाम धन संग्रह बताने के आरोप हमेशा सामने आते रहते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि राजनीतिक दल आरटीआई कानून के दायरे से बाहर है और इसलिए ये सामने नहीं आता कि किसने किसको कितना चंदा दिया है। स्वदेश न्यूज के लिए विवेक राणा की रिपोर्ट। देखिए, तो चंदे पर चिकल्लस हो रही है और एक बात बहुत स्पष्ट है, आप किसी भी राजनीतिक दल को बड़ी पार्टी जब कहते हैं, और हमेशा हमने देखा है इलेक्शन का टाइम हो या बड़े बड़े कैंपेन होते हैं, तमाम चीजें हम देखते आए हैं, तो देखिए ऐसे तो नहीं हो जाता। ये बात बिल्कुल सही है और ये बात हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि जो फंड होता है या जो चंदा आता है वो कहां से आ रहा है, कितना होता है। अब ये क्योंकि आरटीआई से ये चीज तो बाहर है, इसलिए वाकई में ये पता नहीं चलता कि आखिरकार कितना आया, किसने दिया। लेकिन अभी ये जो एक मुहिम है, ये भारतीय जनता पार्टी का एक आंतरिक मसला हो सकता है, लेकिन वाकई में ये जो विपक्ष ने सवाल उठाया है कि आप 150 करोड़ रुपए के चंदे जुटाने की जो बात कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं से जो बात की जा रही है कि एक उनका नाम लेकर किया जाएगा या उनके थ्रू कराया जाएगा, तो ये आप कैसे करेंगे। और पिछले साल का भी रिकॉर्ड एक विपक्ष ने निश्चित तौर पर मांगा है कि जो फंडिंग तब हुई थी तो उसमें से कितना चला गया, कितना बचा है, वो कहां, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो आखिर आ तो रहा है, पर जा सही जगह रहा है या नहीं, या कितना कितना आप बचा रहे हो, ये सब चीजें मुझे लगता है
थोड़ा सा क्लियर होना भी चाहिए। और इसीलिए इसको क्लियर करने के लिए इस चर्चा में आज हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हैं। मैं सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में अमित तावरे जी हैं। अमित जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए बृजगोपाल लोहिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। बृजगोपाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं सबसे पहले बृजगोपाल जी आपसे करना चाहती हूँ। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपको आ रही है? जी बिल्कुल। बृजगोपाल लोहिया जी, हालांकि भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मसला है ये कि चंदा जुटाना है, नहीं जुटाना, किसके नाम से लेना है, कहां से लेना है, लेकिन कुछ बातें आई हैं विपक्ष की तरफ से, मुझे लगता है वो जानना चाहते हैं या होना भी चाहिए, क्योंकि वाकई में बड़ा फंड होता है। और अब यदि प्लानिंग हो रही है कि 150 करोड़ रुपए चंदा जुटाना है, इसको कैसे करेंगे, इसकी जरूरत कितनी है और कहां से आएगा? राखी जी, मैं आपको 2-3 बातें बताऊं। जो लोग इस पर प्रश्न उठा रहे हैं, दरअसल वो समर्पित कुछ करते नहीं अपने राजनीतिक दल के लिए। जो लोग निहित स्वार्थों के लिए राजनीति करते हैं, जो लोग एक पद के लिए राजनीति करते हैं, जो लोग पैसे के लिए राजनीति करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की ना तो विचारधारा को समझ पाएंगे, ना उसके अभियान को समझ पाएंगे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मैं आपको एक बात और बताऊं कि मध्य प्रदेश में अभी हमारा ये अभियान चल रहा था बूथ विस्तारक का, कि हर बूथ पर हमने समितियों का गठन किया है। 65,000 बूथ है मध्य प्रदेश में। इन 65,000 बूथों पर हमने प्रत्येक बूथ पर एक अध्यक्ष, एक महामंत्री, एक डीएलए की नियुक्ति किया और उनके साथ 20 से 30 कार्यकर्ता जो हमारे हैं वो बूथ समिति के सदस्य हैं। यदि हम पन्नों की गिनती करेंगे मतदाता सूची के, तो एक लगभग आकलन के अनुसार मैं आपको बताता हूँ 13 से 14 लाख पन्ने हैं रांची जी, मध्य प्रदेश की वोटर लिस्ट में विधानसभा की। और 14 लाख पन्ने में हमारे प्रत्येक एक पन्ने पे कम से कम एक कार्यकर्ता और कई पन्नों पर एक से अधिक कार्यकर्ता वहां उस पन्ने के प्रभारी हैं। तो हमारे पास इतना मौसबेस है कार्यकर्ताओं का और उनका डेटाबेस भी है कि यदि हम आज कोई फंड जुटाते हैं तो उसमें किसी के हिस्से में 50-100 रुपए की राशि भी हो जाए ना, तो उससे हमारा काम होता है। और भारतीय जनता पार्टी का ये कोई पहली बार अभियान नहीं है। प्रति वर्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर हम समर्पण दिवस के रूप में मनाते हैं। ये लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने पृथक से इसलिए तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी इस वर्ष आदरणीय कुशाभाऊ ठाकरे जी का अमृत महोत्सव जन्म जयंती शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। और इसलिए हमने ये तय किया कि अतिरिक्त 150 करोड़ जुटाएंगे कार्यकर्ताओं से। जो हम आजीवन सहयोग निधि देते हैं, जो हम सक्रिय सदस्यता के पैसे देते हैं, जो पार्टी की सदस्यता के पैसे देते हैं, वो अतिरिक्त है, परंतु 150 करोड़ अतिरिक्त जुटाएंगे। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ, हमारे पास कार्यकर्ता 65,000 पे मैंने आपको बताया। यदि 3 केवल हमारे जो पदाधिकारी हैं उनको कहें तो 2 लाख होती है ये संख्या। और इन 2 लाख के साथ 2 लाख कार्यकर्ता बूथ विस्तारक, मंडल विस्तारक, ऐप प्रभारी इसके रूप में काम कर रहे हैं। तो हमारे पास लाखों कार्यकर्ताओं की, ऐसे कार्यकर्ताओं की फौज है जो इस मानसिकता के साथ राजनीति में प्रवेश जिन्होंने किया था कि तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिन चार रहे ना रहे, वो राष्ट्र के सम्मान के लिए, पार्टी के स्वाभिमान के लिए, पार्टी को चलाने के लिए धन देता है। अब कांग्रेस में इस तरह की परंपराएं हैं नहीं, तो ये इस बात को कभी समझ नहीं पाएंगे। परंतु जहां तक मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सर्वाधिक अपनी पार्टी को देता है और उससे कहीं अपेक्षा भी नहीं रखता है कि पार्टी उससे कुछ लाभ देगी। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का चरित्र है, वही तो हमें कांग्रेस से डिफरेंट बनाता है। हम काडर बेस्ड पार्टी कहलाते हैं, कांग्रेस गुटबाज पार्टी कहलाती है। और ये जो हमारे दोनों के बीच का फर्क है, और इसी के कारण तो कांग्रेस आज कहीं बची नहीं देशी। ठीक है अमित जी, ये एक जो बात यहाँ पर आ रही है कि जैसा बृजगोपाल जी ने भी कहा, देखिए मैंने बहुत स्पष्ट किया है कि सत्ता में कोई भी हो, और जहां तक चंदे की बात आती है तो कितना प्रॉफिट होता है, कहां से आता है, कैसे आता है, मुझे लगता है आप तो राजनीति से जुड़े हैं, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। लेकिन फिर भी ये जो एक पहल भारतीय जनता पार्टी की है, या बृजगोपाल लोहिया जी भी बोल रहे हैं कि कार्यकर्ता करते हैं, उनके माध्यम से होता है, लेकिन उसके बदले में वो कुछ चाहते नहीं है, ये बिल्कुल सही है इत्तेफाकन, क्योंकि कांग्रेस की भी सरकार रही है, इसलिए मैं ये सवाल कर रही हूँ, क्या ये ठीक है या कुछ इसमें लग रहा है आपको कि गलत है? देखिए, दोनों पार्टियों में एक बहुत बड़ा अंतर है। सबसे पहले मैं अपनी पार्टी का पक्ष रख दूं, उसके बाद ही मैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल खड़े करने लायक रहूँगा।
हमारी कांग्रेस पार्टी के हम शुरू से यदि बात करें, मोतीलाल नेहरू जी से लेके, जवाहरलाल नेहरू जी से लेके, राजीव जी से लेके, इंदिरा जी से लेके, या आज जितने हमारे लीडर्स हैं, जितने भी लीडर हो हमारे, चाहे स्टेट के हों, कमलनाथ जी हों, दिग्विजय सिंह जी हों, ये सब संपन्न घरों से रहे हैं। और चूँकि कांग्रेस से जुड़े रहे हैं और एक इनका अपना आप में एक सभी जगह पर एक वर्चस्व रहा है, पूरे देश के नेता ये माने जाते हैं। अब रही बात चंदे की, तो मुझे इसलिए शंका होती है इसमें क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी जिसको हम लोग जानते हैं, हालांकि हम सभी बहुत युवा हैं, लेकिन जिस तरीके से इतिहास को हमने पढ़ा है, कुशाभाऊ ठाकरे हों, अटल बिहारी वाजपेयी हों, लाल कृष्ण आडवाणी जी हों, उनके समय में बीजेपी की आखिर क्या स्थिति थी। और स्थानीय स्तर पर भी हम देखा जाए तो आज से 15-20 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जिनके पास साइकिलें भी नहीं हुआ करती थी, आज आप देखिए राजधानी भोपाल में हम देखें तो 25-25, 50-50 लाख की गाड़ियों से घूम रहे हैं। तो आखिर ये अंतर, इतना बड़ा अंतर इतने कम समय में आखिर कैसे आ सकता है? ये दोनों पार्टियों में एक अंतर है। अब रही बात दूसरा चंदा की बात, तो मैंने अभी आपकी टीवी स्क्रीन पर देखा कि केरल से भारतीय जनता पार्टी ने 35 करोड़ रुपए इकट्ठा किया है। आप सोचिए कि केरल में भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता का आलम यह है कि पूरा देश जिसकी इज्जत करता है, मेट्रो मैन के नाम से मशहूर हमारे श्रीधरन साहब, वो भारतीय जनता पार्टी का सिंबल पे चुनाव लड़े और वो भी धराशायी हो गए। जब इतनी लोकप्रियता केरल जैसी जगह में है, आखिर 35 करोड़ रुपए केरल में कैसे आए? ये मेरा एक स्वाभाविक सवाल है। ये तो इसलिए क्योंकि मुझे स्क्रीन पर दिख रहा है। तो ये तो लोया जी जवाब दे सकते हैं कि भैया केरल में इतना बड़ा इनका कैडर कैसे खड़ा हो गया, और खड़ा हो गया तो वहाँ से आखिर ये जीत क्यों नहीं पाते हैं, कि इनकी सीटें क्यों नहीं आ पाती हैं। और जिस तरीके से उन्होंने बात करी कि इसलिए कांग्रेस का ख़त्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, कोई कैडर वेडर बेस्ड पार्टी नहीं है। आप लोगों का एक स्वार्थियों का एक समूह है। 1 साल पहले तक जिसको आप बोलते हो माफ़ करो महाराज हमारे नेता शिवराज, आज आपके कार्यकर्ता, आपके नेता उनके कार्यक्रमों में दरियां उठा रहे हैं। और जिनको जो मजबूत नेता जो भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने खड़ा किया, चाहे मलैया जी हो, चाहे शेजवार जी हो, आज उनकी क्या स्थिति है मुझे लगता है चैनल में बोलने वाली ये बात नहीं है। तो इस तरीके से ये सच और झूठ जो है वो जनता जानती है, क्योंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई भी चीज़ छुपती नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी हम देख रहे हैं कि आपके नेता कार्यकर्ता जिनकी टिकटें कट रही हैं तो वो क्या क्या बोल रहे हैं। कोई कैडर बेस नहीं है, स्वार्थियों का समूह है। समय रहते आप किसी को भी विपक्ष में उठा देते हो और आपके पास ऐसी वॉशिंग मशीन है, जब आपके पास आता है तो एकदम साफ निकल के बाहर आ जाता है। हालांकि ये चंदे का विषय है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वो भारतीय जनता पार्टी जो एक सादे से हमने देखा है, कुशाभाऊ ठाकरे जी का जमाना, अटल जी का जमाना, एक कुर्ता पहनते थे, नीचे उनका बड़ा सादा सा एक बिल्कुल कपड़े होते थे। आज उसी भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में इतना विशाल का ऑफिस है। आखिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है? भाई 60 साल हमारी सरकारें भी रही हैं। आज आप हमारे कार्यालय को आप देखें और आप अपने कार्यालय को देखें कि इतने कम समय में, मैं कह रहा हूं कि यदि आपके पूरे देश के एक कार्यकर्ताओं ने भी दिया हो, हालांकि आप लोगों की तो मेंबरशिप पे भी कई बार सवाल उठे हैं। जब आप लोग एक मिस कॉल अलर्ट पर आप लोग सदस्यता देते थे तो कई जगह तो आपने कांग्रेस के प्रवक्ताओं को ही सदस्य बना लिया था। हालांकि उस बात पर मैं नहीं जाना चाहूंगा, उसमें भी गोलमाल है आपकी सदस्यता में भी। तो इस चीज को समझने वाली बात है। हालांकि इस चीज में यदि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सही हैं तो इनको बिल्कुल सब चीजें उजागर करना चाहिए। हालांकि ये लोग नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री का जो केयर फंड था उसमें मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद का नाम का उपयोग किया पीएम केयर फंड में। अब पीएम शब्द जो है वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, वो एक सरकारी शब्द है। लेकिन उस सरकारी शब्द का प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने उपयोग करा। लेकिन बड़ी दुख की बात यह है कि देश का कोई भी नागरिक जिसने चंदा दिया हो या ना दिया हो, उसमें आरटीआई लगाएगा तो उसको उसकी कोई भी जानकारी नहीं दी जाएगी। तो ये लोग तो छुपाने वाले लोग हैं, हमें इनसे उम्मीद भी नहीं है। देखिए ब्रजगोपाल लोया जी, एक बात और है जो मेरा सवाल है, इनका जवाब तो आप दीजिएगा। अच्छा, ये भी होता है क्योंकि राजनीतिक दल, ये चंदे वाली जो बात है ना, ये पहली बार नहीं हो रहा, आरोप प्रत्यारोप पहले भी लगे हैं। लेकिन ये जरूर कहा जाता है कि सरकारी मशीनरी की मदद और कॉरपोरेट जगत से चंदा की वसूली करते हैं और नाम दे देते हैं कार्यकर्ताओं का, जिसकी भी सरकार होती। राखी जी, मैं आपको अलग अलग बिंदुवार समझा सकता हूँ। जो हम कारपोरेट से लेते हैं वो हमारा इलेक्टोरल बॉन्ड है और उसके थ्रू हम पैसा लेते हैं और उसका पूरा हिसाब देते हैं।
आज भारतीय जनता पार्टी दानदाताओं के लिए सबसे ज्यादा पसंदीदा राजनीतिक दल है और उसके पीछे के अपने कारण हैं। और उसके पीछे के कारण है कि आज उसको लगता है एक कारपोरेट को कि भारत की विश्व में छवि बन रही है, भारत का नागरिक गर्व के साथ विश्व में खड़ा हो रहा है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी को उसने चुनता है। जहां तक हमारे मित्र अमित तावरे जी का सवाल है, तो ये जो इनका चंदा कहाँ जाता है मैं आपको बताता हूँ। ये किस तरह चंदा वसूली करते हैं ये भी बताता हूँ। इनका आप 2004 से 2014 तक अमित तावरे जी आप रिकॉर्ड मालूम कर लीजिए। PSUs में जो अर्धशासकीय संस्थाएं हैं, देश की सरकारी उपक्रम हैं, उन सब ने मिलाकर 10,000 करोड़ रुपए चंदा किसे दिया? उन्होंने चंदा दिया जवाहरलाल नेहरू फाउंडेशन को, उन्होंने चंदा दिया इंदिरा गांधी फाउंडेशन को, उन्होंने चंदा दिया राजीव गांधी फाउंडेशन को, जिसको लीड कर रहा था आपका रूलिंग, जो आपकी पार्टी को रूल करता है वो परिवार, श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी। तो आप चंदा वहां एकत्रित करते हैं। दूसरी बात, मैं आपको एक बात और बताऊं, आपको चंदा कोई क्यों देगा? कांग्रेस पार्टी का चंदे से 90 करोड़ रुपए आपने एक अखबार को दे दिया उधार, कांग्रेस पार्टी का पैसा। और इसके बाद जब आपने अखबार को खरीदा तो वो यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम खरीद लिया, जिसके डायरेक्टर श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल वोरा जी थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो आप जब इस तरह का दुरुपयोग करते हैं तो आपका कार्यकर्ता भी आपको धन देगा क्यों? इसलिए देगा। जनता और कारपोरेट की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। और मैं फिर तीसरी बात कहता हूं, हमारे लिए ये कुछ भी नया नहीं है। हम तो ये काम प्रति वर्ष करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा सक्षम कार्यकर्ता 1,000 रुपए प्रति वर्ष आजीवन सहयोग निधि के नाम रूप में भारतीय जनता पार्टी को देता है। और वो इसलिए ही देता है कि इसके कारण ही तो ये होता है कि आप थोड़े से दिन सरकार में आते हैं और चहुं और भ्रष्टाचार व्याप्त हो जाता है। जबकि हम वर्षों से सरकार में हैं, आप उंगली नहीं उठा पाते हैं। आज केंद्र में हम 7.5 वर्षों से हैं, आप उंगली नहीं उठा पाए हैं। एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। जब से आप याद कीजिए कि 2004 से 2014 तक इस देश में क्या हुआ था, 2G, 3G, जीजाजी, ये सब चल रहा था। परंतु तावरे जी, एक बात और आपको कहूं, आपने एक प्रश्न उठाया था पीएम केयर फंड। इस देश की जनता को ये मालूम होने का अधिकार है कि पीएम केयर फंड क्यों बनाया गया था। केवल इसलिए बनाया गया था कि इसके पहले जो प्रधानमंत्री राहत कोष था, उसमें आपने कानूनन ये व्यवस्था कर रखी थी कि कांग्रेस अध्यक्ष उसमें सदस्य होगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, इस देश का संवैधानिक रूप से बना हुआ फंड जो प्रधानमंत्री के अधीन काम करता है, उसमें कांग्रेस अध्यक्ष क्यों होना चाहिए? हमने पीएम केयर फंड बनाया, परंतु उस पीएम केयर फंड में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को सदस्य नहीं बनाया है। उसमें सरकार के मंत्री और अधिकारी ही उसमें रहेंगे और जो प्रधानमंत्री रहेगा वो पीएम केयर फंड का अध्यक्ष रहेगा। ऐसा नहीं है कि केवल हम रहेंगे तो रहेंगे। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ राखी जी, कांग्रेस पार्टी के फंड मैनेजमेंट पर ना तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का विश्वास है, न देश की जनता का विश्वास है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यदि अपनी पार्टी को कुछ न्यौछावर करता है, उसको समर्पित करता है, पार्टी चलाने के लिए पैसा देता है, तो इससे कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों है? आप भी करिए ना, बड़ा अभियान चलाइए और बहुत सारा धन एकत्रित कीजिए और उस धन को पहले आपको याद होगा राखी जी, मैं भोपाल का उदाहरण बताता हूँ। कांग्रेस का कार्यालय पहले कहाँ था? रोशनपुरा चौराहे पे था। जो लोगों के पास उनके ट्रस्टी बने, उन्होंने पूरा कार्यालय ही बेच के खा गए और फिर नए कार्यालय की जरूरत पड़ी। तो अब आपको कौन पैसा देगा? आप कैसे कार्यालय बनाएंगे? क्योंकि आपके तो जो कार्यालय में जो ट्रस्टी बन जाता है वो कार्यालय को बेच के खा जाता है। अब आप इसका जवाब जरूर दें अमित तावरे जी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने कार्यालय की बिक्री पर जवाब जरूर देंगे। ठीक है, मैं जवाब तो उनसे लूंगी, लेकिन अमित जी, इनके इस जवाब के साथ साथ एक सवाल और भी है। विपक्ष ने ये बातें भी की हैं कि काले धन की आशंका भी है। एक काला धन हमने बहुत पहले सुना था बीच में चर्चाओं में कि काला धन आ जाएगा, काले धन को निकाल लेंगे, पता चल जाएगा। पता नहीं कब आया कब चला गया, मुझे तो नहीं पता है। और अभी फिर से ये बात हो रही है कि चंदे के जरिए भी काला धन आएगा। तो मुझे नहीं पता वो कौन सा काला धन है और आ भी पाएगा सामने की नहीं। देखिए, सबसे पहले तो लोया जी की बात का जवाब दे दूं मैं। लोया जी बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत समझदार हैं, लेकिन क्या है, गलत पार्टी में है वो, इसलिए कभी कभार गलत बयानी भी कर देते हैं। लोया साहब, मैं आपको कल आमंत्रित करता हूं दोपहर 12 बजे। जिस रोशनपुरा बिल्डिंग का आपने कहा है उसमें आप आइए
और हमारा जो कांग्रेस का कार्यालय है जिला कांग्रेस का, उसमें आइए और आप चाय पर मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। जी तो इस तरीके से गलत बयानी ना करें। नहीं, हमारा मैं जिला गलत कांग्रेस बयानी नहीं कार्यालय, कर रहा। मेरी बात, मैं आपके बीच में नहीं बोला, 30,000 फुट में मैं आपके तो बीच में नहीं जगह बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आप थोड़ा सा मुझसे बड़े हो, आप मुझसे बड़े हो, माना कि सत्ता नहीं, में हो, आप लेकिन कांग्रेस विपक्ष की के बोल लोगों रहे की हैं, मैं बातें बोल तो सुनो, विपक्ष के लोगों की बातें सुनो साहब, है ना। तो मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं स्वदेश न्यूज के माध्यम से, कल 12 बजे आप चाय पर आइए मेरे जिला कांग्रेस कार्यालय में, जो कि सालों से वहां पर है। हमारे कार्यकर्ता वहां भोपाल के एकत्रित होते हैं, ठीक। अब दूसरी बात हुई है काले धन की। तो भैया काले धन का, जैसा कि राखी जी ने कहा, जो वादे किए थे वो तो अब इतने जनता उस चीज को वो हो गई है, क्योंकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ही पलट गए थे। उन्होंने कह दिया था कि ये तो लुभावने वादे हैं और ये तो किए जाते हैं चुनावों में। तो काले धन पे हमारी वित्त मंत्री जी से भी जब पूछा कि भैया कुछ तो हिसाब होगा, थोड़ा बहुत तो आया होगा, 10 रुपए, 20 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, तो उन्होंने कहा नहीं कोई आंकड़ा नहीं है, इस पे हमारी प्रक्रिया चल रही है। अब वो ना जाने कौन सी प्रक्रिया है, कब पूरी होगी। वरना प्रधानमंत्री जी के तो ये वो बयान भी हमने सुने हैं कि आप मुझे 100 दिन का समय दे दीजिए, यदि ना हो तो मुझे चौराहे पर लटका दीजिएगा। तो आपकी पार्टी में मानना पड़ेगा बहुत ही धुरंधर लोग हैं, झूठ बोलने वाले। मतलब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी सदस्यता के मामले में हो या ना हो, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी झूठ बोलने वाली पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है। और रही बात कांग्रेस की, तो भैया कांग्रेस पे हमारे इधर कार्यकर्ता जो है वो दिल से समर्पित है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको दूं, जिस बड़े नेता के दम पर आपके यहाँ की सरकार बनी है, उस नेता का मैं प्रतिनिधि हुआ करता था, लेकिन मेरी पार्टी मेरे लिए मां है, इसलिए आज मैं कांग्रेस पार्टी में हूं। यदि मैं भी बिकाऊ होता या मैं भी अपने फायदे की सोचता, तो आज हो सकता है शायद मैं सत्ता के साथ था। तो इससे बड़ा उदाहरण मैं कुछ और नहीं दे सकता हूं। ब्रजगोपाल लोहिया जी, 2-3 बातें मैं बताऊं। मैंने कोई आरोप तावरे जी आप पे नहीं लगाया, आपके चरित्र पर नहीं नहीं, लगाया। मेरी पार्टी मैंने के जो- जवाब दिया है मैंने, मैं अन्यथा ना ले आप। मैं वही कह रहा हूँ कि आपके अपनी पार्टी के चरित्र की बात करिए। दूसरी बात देखिए, आप कार्यालय मुझे बुला रहे हैं, आपको मालूम है ये इसमें 1 लाख वर्ग फीट जगह हुआ करती थी, आज आप 1200 पे बैठ रहे हैं। और ये प्रदेश कार्यालय हुआ करता था, वो जिला कार्यालय हो गया। अब आप उस पर चर्चा ना करें। आपने क्या कहा कि बेच दिया? हमारा कार्यालय था और आज भी है। मैं तो पूरे दुकानदारों के नाम बता दूं वहां। आप अमित जी, आप भी जानते हैं सब। आप कल आइए, मैं आपको इसलिए बुला रहा हूँ, कल सभी से मिलवाऊंगा मैं। नहीं, एक कक्ष आपने बचा के रखा है, मुझे मालूम है। और मैं आपको एक दूसरी बात और कहता हूं। अभी आप कह रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में। अमित जी, एक बात आप समझिए, जब आप प्रधानमंत्री पर उंगली उठाते हैं तो उसके साथ ये भी याद रखिए कि आप इस देश की जनता के निर्णय पर भी प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। जिन प्रधानमंत्री जी को 282 सीटों के साथ देश की जनता ने 2014 में चुना, उन्हें 2019 में 303 सीटों के साथ चुना। आप कृपया देश की जनता, ये लोकतंत्र है, यहाँ ये लोकतंत्र है। और इस लोकतंत्र की खूबसूरती ही ये है कि आप उस निर्णय को पचा नहीं पा रहे हैं। आपको ये समझ नहीं आ पा रहा है कि ये छोटे छोटे लोग ये कैसे इतने बड़े बड़े पदों पर चले गए, आज ये कैसे देश चला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो ये मानकर चलती थी कि केवल हम और नेहरू गांधी खानदान से पैदा हुआ व्यक्ति ही इस देश को रूल कर सकता है। इस उल्टा से आप बाहर निकलिए। और मैं फिर कहता हूं, आप अपनी पार्टी के आने वाले कार्यक्रम के बारे में बताइए कि आप कब धन संग्रह कर रहे हैं और आज आपका कार्यालय किस धन से चल रहा है। कभी कांग्रेस ने इस तरह का कोई अभियान नहीं चलाया। तो ये आखिर पैसा आता कहां से है? आप भी जानते हैं खर्चे क्या हैं। परंतु मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, मुझे याद नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने इससे पहले कब धन संग्रह अभियान चलाया था। तो मैं आपसे कहता हूं, राजनीति की शुचिता बनाए रखने के लिए धन संग्रह जरूर करें और उस धन संग्रह से ही अपनी पार्टी के कामकाज चलाएं, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी चलाती है। और इसको अगर आप करेंगे तो मुझे लगता है आपके लिए बेहतर होगा। बजाय हम पर उंगली उठाने के अपनी गिरेवा में अगर कांग्रेस पार्टी झांकेगी तो उसके लिए ज्यादा लाभकारी है। अमित जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका साधुवाद करूंगा कि आपने माना, कम से कम लोकतंत्र को स्वीकार करा कि मोदी जी को जनता ने 2 बार जिताया है, तो इसलिए हमको सम्मान करना चाहिए। इसलिए मेरे बड़े भाई, मैं आपसे भी ये निवेदन करता हूं कि आप अपने नेतृत्व तक ये बात पहुंचाइए कि इस देश की जनता ने 60 साल जनता को सेवा करने का मौका दिया है और हमारे 5 बड़े रिकॉर्ड थे, जो 5वें तक भी अभी तक आप लोग नहीं पहुंचे हो। 400 प्लस तक राजीव जी के नेतृत्व में हम लोग पहुंचे हैं। तो आप कांग्रेस का सम्मान करिए, मोदी जी को पत्र लिखिए, अमित शाह जी को पत्र लिखिए कि वो कांग्रेस मुक्त भारत की बात ना करें, विपक्ष को भी गले लगाने का काम करें।
और इस देश की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी यदि है तो वो सबसे पुरानी पार्टी होने के नाते कांग्रेस पार्टी की है। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है जी। कि जिस चंदे की हम बात कर रहे हैं, राखी जी, हाँ ब्रज गोपाल जी बोलिए, राखी चलिए जी, जल्दी मुझे से बोलिए। 30 सेकंड आपके चाहिए, सिर्फ इसलिए चाहिए कि मैं बताता हूँ। अमित जी, आप यही तो भूल जाते हैं कि 414 तक आप जहाँ सवार होकर गए थे तब हम 2 थे, फिर हम बढ़ते गए और आप घटते गए। तो इनके कारणों की खोज तो आपको करना चाहिए कि ऐसे कौन से कारण थे कि कांग्रेस हम कई बार उस 414 से स्थिति में जा 44 चुके पर आ हैं। गई। हम तो कई दो बार वाले उस लोग स्थिति को में जा छोड़ पर चुके हैं और पहुंच गए। जनता ने वापस हम पे भरोसा करके वापस शीर्ष पर हमको बिठाया है। जिस दिन आप गंभीरता से इस पे विचार कर लेंगे कि नेता, नीति और नियत तीनों मामलों में जनता को आप पर संदेह है, इन संदेहों को दूर करिए। इसलिए ना तो जनता आपको वोट देती है, ना आपको नोट देती है। देखिए, मैं तो ये बोलूंगी, क्योंकि ये चंदे की जो चकल्लस थी और इसमें से जो बातें निकल कर आ रही हैं कि कहाँ से पैसा आता है, कहाँ जाता है, कितना जाता है, कार्यकर्ताओं से लेंगे, उनके माध्यम से लेंगे, जो भी जुटाएंगे आप उससे पार्टी के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए और बहुत सारी चीजें होती है। मैंने कहा ना, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, दोनों ही राजनीतिक दल से उन्हें पता होता होगा। लेकिन जो भी आ रहा है उसका हिसाब किताब तो वाकई में होना चाहिए, क्योंकि निश्चित तौर पर ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि जहां से भी आ रहा है, जितना भी ला रहे हैं, या कार्यकर्ताओं का है या कार्यकर्ताओं के माध्यम से है, तो चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ अपना विकास नहीं करना है, पार्टी से जुड़कर यदि आप चंदा आ रहा है या राशि आ रही है तो पार्टी के लिए आ रही है, पार्टी के आगे बढ़ने के लिए आती है, उसके काम के लिए आती है, तो मुझे लगता है उनका विकास हो। यदि उस चंदे से हम सेल्फ खुद का विकास करने लगेंगे तो ये मुश्किल हो जाएगी, और मुझे लगता है ऐसा बहुत जगह होता है, चाहे कोई भी हो। खैर, समय की सीमा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। चंदे पर चकल्लस, देखिए कोई भी हो, मैंने बहुत स्पष्ट कर दिया है, राजनीतिक दल हैं, आरटीआई के दायरे से बाहर होते हैं, पहली बार चंदे पर सवाल नहीं उठ रहे, कई बार होता है। जिसको जितना मिलता है वो उतना विकास करता है, और विकास किसका, क्योंकि जो चंदा आ रहा होता है पार्टी के लिए होता है ना, पार्टी के लिए दिया जा रहा है, उसमें से बहुत सारी चीजें प्रचार में जाती है, बहुत सारे कैंडिडेट्स को पार्टी कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से मदद कर देती है, लेकिन कितना करती होगी, बाकी का हिसाब किताब कौन देखता है, कोई पूछ भी नहीं सकता। तो इसीलिए ये चर्चा थी, और बहरहाल कितना क्या होता है ये हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।